हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। बायोलॉजी में क्लास 9th में टॉपिक वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं। एक तो आपका सेल था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया, और दूसरा टिश्यू, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो चैप्टर्स थे डेट इज़ आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और व्हाई डू वी फॉल इल और एक नेचुरल रिसोर्सेज, ये तीनों ही चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो एक जो लास्ट बायोलॉजी का टॉपिक है वो है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो मैं आज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। पहले की तरह बेटा एक बार फिर से कि फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, लेकिन फूड रिसोर्सेज को हम क्यों इम्प्रूव करें? सबसे पहले मेरा मुद्दा ये होना चाहिए कि फूड रिसोर्सेज की ज़रूरी क्या है। क्या ज़रूरत है कि मुझे फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट करें? क्यों अपने इस पे एनर्जी वेस्ट करें या फिर टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें? इसमें क्यों किया जाए? तो पहला सवाल तो ये। दरअसल फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको तो पता है बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायरमेंट है फूड का। अब ये भी बात है कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ये फुलफिल करता है प्रोटीन को गेन करने में, कार्बोहाइड्रेट गेन करने में, और फिर लिपिड भी यहीं से मिलता है बेटा। अब सवाल ये, ऐसा क्या है इस फूड के रिक्वायरमेंट में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड में? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इससे मुझे एनर्जी मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ तक तो ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड का रिक्वायरमेंट। हाँ बेटा, क्यों? प्रोटीन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, लिपिड दे रहा है। सर ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या बेनिफिट्स हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स? तो इसका जवाब मिला कि ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फिर आपके मन में एक सवाल आया कि बेटा एनर्जी तो मिल रहा है, लेकिन इसका क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी से हमें क्या हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 3 ऐसे चीज़ जो एनर्जी से चल रहे हैं आपके बॉडी में एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए। पहला आपका ग्रोथ है, दूसरा डेवलपमेंट हो रहा, और अगर तीसरी बात करें एनर्जी है तभी आप हेल्दी हैं। एनर्जी नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा और आप बीमार हो जाएंगे। और हमारा ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, हेल्थ का सही रहना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं बेटा ये फूड का रिक्वायरमेंट आज मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, सर यहाँ तक तो ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड का रिक्वायरमेंट, फूड से क्योंकि मुझे प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, फैट मिला, और अगर ये तीनों ही न्यूट्रिएंट्स मुझे मिले तो इनसे एनर्जी भी मिला, और एनर्जी मिला है, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ हुआ। ये बात तो मुझे समझ आ गई कि फूड का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम कहाँ से लें फूड? क्या है हमारा फूड का रिसोर्सेस? तो बेटा जब आपको ये पता चल चुका है कि रिक्वायरमेंट है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसोर्सेस क्या क्या है। 2 मेन रिसोर्सेज हैं, एक तो एनिमल्स, दूसरा प्लांट्स। बेटा जब प्लांट्स से हम फूड को एक्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट्स का ग्रोथ किया जाएगा, प्लांट्स की कल्टीवेशन होती है, इसकी क्रॉपिंग की जाती, और ऐसे प्रोसेस को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर। और उसी तरीके से जब एनिमल्स की बात होती है तो इनकी भी रियरिंग होती है, इनको भी पाला जाता है। जब ऐसा करते इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता। समझ पा रहे हैं आप?
दो रिसोर्सेज थे, एक तो एनिमल्स, दूसरा प्लांट्स। एनिमल्स के जो रियरिंग हो रहे हैं एक पार्टिकुलर एरिया में से एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, और एनिमल्स में बेटा कैटल्स भी आते हैं। समझ पा रहे हैं? कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, ये सब इसी में स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर्स में। आज आप प्लांट्स पे फोकस करिए कि प्लांट्स को अगर एक पार्टिकुलर एरिया में एक सेम टाइप के क्रॉप को अगर मैं ग्रो करता हूँ, ये कल्टीवेशन कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। अब सवाल ये है बेटा कि इसको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फूड का इम्पोर्टेंस तो आपने देख लिया है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स एनर्जी, और एनर्जी से आपका डेवलपमेंट और हेल्थ में फिटनेस हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो अच्छी बात है कि और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड का रिक्वायरमेंट था, और क्योंकि फूड से मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल रहा था, इनसे एनर्जी मिला, एनर्जी से ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ हुआ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन समस्या है बेटा, बहुत बड़ी समस्या। समस्या इस बात को लेकर के है कि जिस एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास एक लिमिट एरिया है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है। उसी तरीके से अगर एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एक लिमिटेड एरिया में एनिमल्स की रियरिंग हो रही है। और आप तो जानते हैं ना बेटा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, काफ़ी पॉपुलस कंट्री है, और आए दिन ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड का रिक्वायरमेंट, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को भी इस फूड का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। और इसके लिए क्यों ना फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड एरिया कम है। आए दिन वैसे भी कम हो रहा है, जो लैंड एरिया है वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे। बेटा एक तरीके से तो आपने लैंड एरियाज को कम कर लिया, और फिर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो अगर 1952 से लेकर के 2010 की डाटा देखें कि कितना एग्रीकल्चर सेक्टर में बेनिफिट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, इस बात को देख करके आपको लगेगा कहीं ना कहीं हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। बेटा बात एग्रीकल्चर की हुई, 1952 की अगर बात करें से लेकर के 2010 तक की बात कर रहे हैं। अगर 1952 में 4 टन गेहूं उगाया जा रहा था, तो आज यहाँ पर 16 टन, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हुए प्रोडक्टिविटी में। और लैंड एरिया की बात करें, अगर यहाँ पर 100 एकड़ में खेती हो रही थी, और ये बढ़ करके बेटा 125 एकड़ में हो रहा है, मतलब 25% ही लैंड एरिया को इंक्रीमेंट करने के बाद 4 टाइम्स प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट, गजब का इंक्रीमेंट है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अब कैसे हुआ है इम्प्रूवमेंट, इसकी स्टडी हम करेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर में बेटा क्रॉप्स की स्टडी करते हैं कि आखिर क्रॉप्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, इनके यील्डिंग प्रोसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अभी डिस्कस करेंगे बेटा उसी को लेकर के। आइए एक बार हो जाए इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्डिंग की बात होगी। जो पहला टॉपिक है आपका फूड रिसोर्सेज में, तो सबसे पहले जो इम्प्रूव हो रहा है इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप यील्डिंग में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉप कितने टाइप के होते हैं। मेनली बेटा हमारे पास 2 टाइप के क्रॉप्स हैं, एक को फूड क्रॉप्स कहा जाता है और दूसरा फोडर क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स वो हैं जो हम खाते हैं, फोडर क्रॉप्स वो हैं जो हम जानवरों को खिलाते हैं। अभी आगे जाकर के आप एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग पढ़ेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग पढ़ेंगे। इनको फीड का रिक्वायरमेंट होता है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है प्लांट्स। प्लांट्स के ऐसे सेक्टर्स की बात करें जो फोडर प्रोवाइड करता है, जो एनिमल्स के लिए फीड प्रोवाइड करता है, उसे फोडर क्रॉप कहलाता है। और जिससे हम डायरेक्ट फूड गेन कर रहे हैं वो फूड क्रॉप है।
फॉडर क्रॉप तो आपको पता चल चुका होगा बेटा, जो हम फीडिंग के लिए कर रहे हैं। अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फूड क्रॉप को लेकर के। फूड क्रॉप की अगर बात करें, मेनली ये 3-4 टाइप का होता है। एक तो सीरियल्स है, सीरियल्स को कैरियोप्सिस फ्रूट भी कहा जाता है। क्या कहा? कैरियोप्सिस फ्रूट भी कहा जाता है। और अगर कैरियोप्सिस फ्रूट की बात करते हैं बेटा, ये वो फ्रूट है जो आप कैरी बैग में लाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ इत्यादि। बेटा व्हीट हो गया, राइस हो गए, मेज हो गया, और उसी तरीके से मिलेट्स, सोरगम, ये सभी बेटा सीरियल्स है। और सीरियल से मुझे प्रोवाइड होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट। उसी तरीके से अगर पल्सेस की बात करें, जितने भी दाल हैं, जैसे ग्राम हो गया, लिनसीड हो गया, ग्रीन ग्राम, जितने भी दलहन प्लांट्स हैं बेटा, सबसे दाल मिलते हैं। और अगर दाल मिल रहा है मतलब प्रोटीन मिल रहा है। और उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। फैट की अगर बात करते हैं तो ऑयल शीट्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, कैस्टर हो गया, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फैट। और एक है बेटा, देख लीजिए ध्यान से, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात होती है। यहीं से मैं इसे रब करता हूँ। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की अगर बात करें तो ये मेनली प्रोवाइड करती है विटामिन्स, एंड मिनरल्स। सम अमाउंट ऑफ, थोड़ा से अमाउंट की अगर बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट भी देता है, प्रोटीन भी देता है, और फैट भी देता है। बेटा क्रॉप यील्डिंग तक तो हम पहुंच चुके थे कि फूड रिसोर्सेज में हमारे पास 2 पार्ट था, एक तो प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में हम क्रॉपिंग करते हैं। सेम टाइप के प्लांट्स को अगर हम ग्रो करते हैं एक लार्ज स्केल पे तो उसे कल्टीवेशन कहा जाता है, और कल्टीवेशन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं। कहीं ना कहीं हम इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की बात कर रहे थे। तो उससे पहले तो हम फूड क्रॉप्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किए कि ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग ये 2 टाइप का है, एक तो खुद के खाने के लिए, दूसरा एनिमल्स के खाने के लिए। तो एक को मैंने कहा है फूड क्रॉप्स, दूसरा फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स के बारे में आपको पता चल चुका कि जो हम एनिमल्स के लिए करते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको बताया था, फीडिंग, खाने के एतबार से। अब अगर मैं सीजन के एतबार से बताऊं तो ये 2 टाइप के क्रॉप्स होते हैं। एक को कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा रबी क्रॉप्स। क्या कहा? एक तो है आपका खरीफ क्रॉप्स, दूसरा रबी क्रॉप्स। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन की अगर मैं बात करूं, SEASON, क्रॉप इज classified into 2 groups. एक को आपने कहा है खरीफ क्रॉप्स, यहीं से ले लीजिए, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स, जो रेनी सीजन में होता। और रेनी सीजन बेटा NCERT के अकॉर्डिंग से अगर चलें तो ये जून टू अक्टूबर चलता है। उसी तरीके से जो दूसरा है डेट इज रबी क्रॉप्स। सीज़न की बात करें तो विंटर सीजन में होता।
अभी अब बेटा विंटर सीजन आ गया, रबी क्रॉप्स स्टार्ट हो जाएगा। और अगर समय की बात करें बेटा तो ये नवंबर टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में एक जैद क्रॉप भी होता है, एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती, मैंने भी मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। एग्जाम्पल की बात करें रेनी सीजन में तो आपका पैडी आता है, उसी तरीके से ग्रीन ग्राम की बात करते हैं जिसे आप मूंग के नाम से जानते, ग्रीन ग्राम ETC कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्लांट्स हैं बेटा। और विंटर सीजन की बात करें तो यहाँ भी भर भर करके हैं, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पोटैटो की बात कर सकते हैं, और भर भर करके बेटा जितने भी वेजिटेबल्स हैं मेनली वो इसी समय पे ग्रो होता है। मस्टर्ड है, ग्राम है, एक्सेट्रा कर सकते हैं। ये पे बात हुई आपकी क्रॉप्स को लेकर के कि क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग इफ के बारे में मैंने कहा कि एक तो फूड क्रॉप्स, दूसरा फोडर क्रॉप्स होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ सीजन की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स होता है। अब सवाल ये कि आखिर इस क्रॉप की यील्डिंग का इम्प्रूवमेंट हम किस तरीके से करें। वैसे तो बेटा एक तरीका तो ये था कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करें। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है मिक्स क्रॉपिंग कर लें, इंटर क्रॉपिंग कर लें, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर लें। लेकिन इन सब की अगर बात करें इम्प्रूवमेंट्स की, तो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो इनकी क्रॉप की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करना होगा मुझे, दूसरा क्रॉप के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और तीसरा है क्रॉप के प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट। अगर वैरायटी अच्छी होगी पैदावार अच्छा होगा, और अगर यहाँ तक हो ही गया प्रोटेक्ट नहीं किए तो बर्बाद हो सकता। तो इसके जो क्रॉप यील्डिंग की बात करते हैं तो तीनों ही सेक्टर की बात होगी। अगले लेक्चर में क्रॉप वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, और फिर क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आज के एपिसोड में इतना ही है, बाकी की कहानी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड का रिक्वायरमेंट था। क्यों था? क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का फुलफिल करता है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी? तो ये तीनों एनर्जी दे रहे थे, एनर्जी से मेरे अंदर में ग्रोथ, डेवलपमेंट और फिर हेल्थ की बात हुई कि हेल्थ को बेनिफिट पहुंच रहा था। अब सवाल ये था कि ये फूड कहाँ से मिलते हैं। तो 2 रिसोर्सेज हैं, एक तो एनिमल्स हैं, दूसरा प्लांट्स हैं। एनिमल्स की स्टडी हम बाद वाले लेक्चर्स में करेंगे, आज प्लांट्स का मुद्दा चल रहा था। प्लांट्स को जब हम करते हैं जैसे एग्रीकल्चर कहा जाता है, एग्रीकल्चर में क्रॉप भी आते हैं, तो क्रॉप का इम्प्रूवमेंट जरूरी हो गया। जरूरी क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है बेटा इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई और लैंड एरिया लिमिट, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट चाहिए। और इस इम्प्रूवमेंट को कराने के लिए ये भी तो पता हो कि क्रॉप कितने टाइप का होता है, तो मैंने वो बता दिया। इम्प्रूवमेंट के सेक्टर्स बताएं कि क्रॉप वैरायटी में कराना होगा, प्रोडक्शन में और प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर प्रोडक्शन क्रॉप की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।